हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेट। आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ एक जूलॉजी का चैप्टर। उसका लेसन का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का मैं पूरा चैप्टर नहीं करूंगा, मैं बीच बीच का मेन टॉपिक आपको बताऊंगा। तो उसमें से एक चैप्टर आज कैरी ऑन करने वाला, उसका नाम है इनिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो आज पढ़ते हैं हम इनिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। इनिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी के दो चीज इंपॉर्टेंट, देयर आर टू पार्ट्स, दैट इज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। और जो आप स्क्रीन में दिख रहे हो आपको थ्री पार्ट्स दिख रहे हैं, दैट इज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एंड एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। बट इन आपको जो चैप्टर्स में आते हो आपको दो ही आते हैं, दैट इज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो फर्स्ट विल सी द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन नॉन कॉम्पिटिटिव। अभी इनमें डिफरेंस क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इज समथिंग लाइक दैट विच इनिबिशन ऑकर्स व्हेन द इनिबिटर binds to the same site that the substrate would normally occupy and therefore competes with the substrate at that site। अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसका मतलब ये है, जहाँ पे जिस सबस्ट्रेट जिधर बाइंड होना चाहता है उसकी जगह कोई इनिबिटर ने के बाइंड किया है, तो ताकि सबस्ट्रेट को बाइंड करने ना दे। ये एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अगर आपको मैं इसका एक दिस इज द क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नाउ सेकंड इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अभी नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ इनिबिशन व्हिच recognized by its characteristic effect on non-competitive inhibition occurs when an inhibitor or a substrate bind to a different site on the enzyme. The non-competitive inhibition can bind to either the free enzyme or as enzyme substrate complex. अभी इसका एक सिंपल डेफिनेशन में बता सकता हूँ। इन दोनों में फर्क क्या है? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ये चीज होता है, इनिबिटर बाइंड सबस्ट्रेट लेवल में होता है। But in case of non-competitive inhibition, the inhibitor binds other than the substrate level. So मतलब तुम्हारे एंजाइम में इनिबिटर बाइंड्स अगर सबस्ट्रेट लेवल में होता है उसे हमें कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अगर इनिबिटर बाइंड सबस्ट्रेट के दूसरे लेवल में दूसरी जगह होता है, जैसे कि एग्जांपल येस कॉम्प्लेक्स और एक्स एलोस्टेरिक और फ्री एंजाइम की जगह होता है, उसको हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अभी आपको नीट में पूछा जाएगा इसके दो ही चीज, दैट इज इफेक्ट ऑन वीएम एंड इफेक्ट ऑन केएम। Now what is Km? Km is called a Michaelis constant। तो अब हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के इफेक्ट्स एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के इफेक्ट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम इफेक्ट ऑन Vm। नाउ इफेक्ट ऑन Km, आपको इसके सामने स्क्रीन के सामने एक डायग्राम दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ए ग्राफ। नाउ इसमें ये दिस इज कॉल्ड ए कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ग्राफ, और इसमें दो चीज आपको पढ़ना है, दैट इज Vmax एंड दैट इज Km। आपको जिस ग्राफ में दिखता है, this is the first graph which you can see is the without competitor, without adding any competitive inhibition, and the second line which is showing that with the competitive inhibition। आपको जो डिफरेंस क्या दिख रहा है? तो the graph which is showing the without competitive inhibition is showing the same graph which is showing by the competitive। आपको अगर इजी पढ़ना होगा तो आपको बाइट करने की कोई जरूरत ही नहीं, इसको आप ग्राफ से याद कर सकते हैं। अभी आपको नीट में पूछा जाएगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वीएम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ केएम इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। आपको ग्राफ तो आपको आपके सामने ही है, तो आप बोल सकते हैं व्हेन द इफेक्ट ऑफ, अगर वीएम का बात करें तो इफेक्ट आपको वीएम कैसे दिखता है? देखो ये ग्राफ आपको दिखाता हूँ, इफेक्ट ऑफ वीमैक्स। नाउ यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ वीमैक्स ग्राफ विदाउट कॉम्पिटिटिव इनिबिटर and with competitive are also same, means in this case you can say that with the help of when the competitive inhibitor acts then the value of the Vmax also increases। तो इसका आपको पता चल जाता है कि Vmax का ग्राफ इन केस ऑफ competitive inhibitor also increases। अभी मैं आपको दिखाता हूँ Vmax का ग्राफ इन केस ऑफ द नॉन competitive inhibitor। Now see, this is the graph for non-competitive inhibitor। Now you can see the value of the Vmax, see the difference, you can see the difference, there is no line which is joining to the Vmax which is without non-competitive inhibitor, but in this case you can clearly see there is no effect of Vmax when the substrate is added, inhibitor is added। So this is the difference you can understand, you can understand very clear। So now आपने पढ़ा इफेक्ट ऑफ Vmax। इफेक्ट ऑफ in case of competitive inhibitor increases when the inhibitor is added, or in case of non-competitive inhibitor the Vmax value remains, there is no change in the Vmax value, it always decreases। So ये अभी आपने एक इफेक्ट पढ़ा in case of competitive inhibition and non-competitive inhibition। So now you can say, मतलब आपको एक आइडिया आपको मिल गया, पॉइंट नोट कर सकते हैं कि Vmax का वैल्यू इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर इंक्रीज होता है और इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर Vmax वैल्यू डिक्रीजेस। आपको बाइट करने की जरूरत नहीं, आपको ग्राफ से ही पता चल जाता है। अभी हम आते हैं सेकंड इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑन Km। अभी हम सेकंड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑन Km। नाउ एज यू कैन सी द ग्राफ
द वैल्यू ऑफ केम नाउ द, देखो आप पहली बात एक याद कर बोलना चाहता हूँ, इजीली बोलता हूँ, केम का वैल्यू इफेक्ट कभी ओनली ऑन केस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, दे डज नॉट टेक इफेक्ट ओनली व्हेन इट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। सो आपको एक चीज याद रखना है, इफेक्ट का अगर आपको दो ही चीज पूछेगी, इफेक्ट ऑन वीएम एंड इफेक्ट ऑन केम। इफेक्ट ऑन वीएम इंक्रीजेस व्हेन इट इज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, इफेक्ट ऑफ वीएम डिक्रीजेस व्हेन इट इज नॉन कॉम्पिटिशन। बट in case of km, effect on km only increases या point कीजिए, only increases in case of competitive inhibition, but in case of non-competitive inhibition it does not take place, it does not bother at all. Now I will show the graph and you will get the difference between that. Now see, this is the graph of competitive inhibitors. You can see the value of km is increasing, it increased up to so. Indirectly I want to show you that the more the substrate is needed in order to reach the half of the Vmax in order to complete the reaction. So आपको ये स्टेटमेंट समझना है, अगर आपको रिएक्शन कंप्लीट करना होगा इन केस ऑफ द विद द हेल्प ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, देन आपको मोर सबस्ट्रेट चाहिए, विद द फॉर दैट यू रिक्वायर मोर Km वैल्यू, दैट इज Km Michaelis constant. So in turn what I want to say is that in the presence of the competitive inhibitor more substrate is needed to achieve half of the Vmax value. So ये आपको स्टेटमेंट अच्छे से याद करना है, ओके तो आपको इसके बाय करने की जरूरत नहीं है, आपको डायग्राम से ही पता चल जाता है। तो ये इजी वे आपको बता रहा होगा पढ़ने का, तो आपको ये बाय करने से अच्छा आपको याद रहेगा। अभी हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ Km इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव। जैसे मैंने आपको पहले बोला, इसका कोई इफेक्ट इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। As you can see, Michaelis constant Km is unchanged in the presence of non-competitive inhibitors. So the major difference what you can see in this both is this: the value of Km is unchanged in both the cases. तो अभी हमने दोनों चीज का इफेक्ट पढ़ लिया, इफेक्ट ऑफ Vm एंड इफेक्ट ऑफ Km। तो अभी हम वापस रिविजन करते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में इफेक्ट ऑफ Vm इंक्रीजेज एंड इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इफेक्ट ऑफ Vm डिक्रीजेज, एंड इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इफेक्ट ऑफ Km also increases gradually, but so that half of more the substrate required so that you can complete the reaction in order to achieve half of the Vmax value। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। और सेकंड पार्ट अगर मैं बात करूँ नॉन कॉम्पिटिटिव का, तो इसका इफेक्ट ऑफ Km इट इज रिमेन सेम, इट रिमेन अनचेंज्ड। ये वर्ड इंपॉर्टेंट याद करना। अभी हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में, कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्पल्स, इसके 3 एग्जाम्पल आपको रिमेंबर करना है। फर्स्ट इज the first example is what? Inhibition of alcohol dehydrogenase by ethanol in methanol poisoning. Now इसमें ethanol act as an inhibitor. So ethanol is inhibiting the alcohol dehydrogenase in case of methanol poisoning. And the second example is inhibition of sulfur drug for folic acid synthesis in bacteria. Now ये example मैं आपको समझा सकता हूँ in case of second example. First example पढ़ लेते हैं। Third example है inhibition of succinic dehydrogenase by malonate and oxaloacetate. Now इसको क्लियर है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करना होगा मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। See, now you can see this is an enzyme, okay? Now this should actually bind to this substrate, right? But what happens, this inhibitor get bind to that substrate because both the shapes are exactly same. So now this act as an competitive inhibitor. Sorry, this is act as a substrate. So this should first bind, but in case of this inhibitor is getting binded, which is blocking the enzyme, which is acting as an inhibitor. Now this is the only main example which you have to understand. What happens, instead of succinic acid, the malonic acid get binded, and this resulted into active centers of enzyme block. Now this active center get blocked by the inhibitor, and the substrate remains unused. Now this is the clear explanation what I'm trying to understand you. As you can, मैं आपको बता दूं इन दोनों में फर्क क्या है। मैलोनेट का chemical formula and the succinate chemical form, they exactly look both same. The only difference, there is only one CH2 extra, which is in case of succinate. So in case actually succinate होना चाहिए था bind, but क्या bind हो रहा है? Malonate. Why? Because it is acting as an inhibitor. Now this is only the competitive inhibition. अब हम आते हैं, now I want to make you understand the second example. आपको मैं भी explain कर सकता हूँ second example. Why is inhibition of sulfur of folic acid in bacteria? Now अभी इसमें होता क्या है? Now the competitive inhibitors, why it is usually used for usually मैं बोल सकता हूँ बैक्टीरियल पैथोजेंस के लिए काम होता है। जैसे कि एग्जांपल आपको पढ़ा है सल्फर ड्रग्स का, उसमें से ऑल सेल्स रिक्वायर फॉलिक एसिड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो अभी हमें बैक्टीरिया नहीं चाहिए, तो अभी हमें इनिबिट करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो फॉलिक एसिड को कम करना होगा, तो इसे इनिबिट कौन करेगा? तो इसमें क्या करना पड़ता है? सी फॉलिक एसिड यूजुअली कैनॉट क्रॉस द बैक्टीरियल सेल वॉल्स, यूजुअली दे कैनॉट क्रॉस बाय डिफ्यूजन नॉट थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो इसीलिए बैक्टीरिया को क्या सिंथेसिस करना पड़ता है?
इट्स बैक्टीरिया को फॉलिक एसिड सिंथेसिस करना पड़ता है फ्रॉम पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। अब पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का मैं केमिकल फॉर्मूला आपको लिख के दिखा। सी दिस इज पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। आई विल शो यू डायग्राम। Now this is para amino benzoic acid। हमें इस पैरा बेंजोइक एसिड से हमें फॉलिक एसिड मिलता है। फिर हम भी अभी फॉलिक एसिड नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज फॉलिक एसिड इनिशिएट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तब हमें क्या करना चाहिए? तो नाउ वी आर यूजिंग सल्फर ड्रग्स। Sulfur drugs now act as inhibitors and this will compete the substrate para amino benzoic acid for the active side of the enzyme so that no folic acid is formed। So हम क्या करेंगे? So this binding of the inhibitor of the enzyme which prevent the synthetic folic acid and thus the growth of bacterial pathogen is controlled। तो नाउ आपको समझ गया होगा इसका यूज क्या होता है। यूजुअली हमें फॉलिक एसिड यूजुअली का काम क्या है? इसका ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बट हमें अभी हम फॉलिक एसिड नहीं चाहिए। So now what we are using sulfur drug so that we can stop the growth of folic acid। Now sulfur drug acts as an inhibitor which will bind to the para amino benzoic acid and which will inhibit the growth of the folic acid। तो इसके लिए इससे हमें फर्क क्या पड़ता है? इससे हमें पैथोजन बैक्टीरियल पैथोजन कंट्रोल होता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लुक सम एग्जांपल्स फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का कुछ ज्यादा एग्जांपल्स नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो एग्जांपल यूजुअली पूछा जाएगा, दैट इज साइनाइड किल्स एन एनिमल बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये इज द मेन एग्जांपल है। आपको यूजुअली एग्जांपल्स बाइट करना है और एग्जांपल एग्जाम में याद करना जो नीट 2021 में आ सकता है। अभी जैसे मैं बोल सकता हूँ लास्ट वन, जिसको एलोस्टेरिक मॉडुलेसी विच इज एक्स्ट्रा फ्रॉम योर सिलेबस। प्लीज नोट दिस इज एक्स्ट्रा फ्रॉम योर सिलेबस। बट आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। नीट में शायद से आपका इसमें पूछा जाएगा। तो आपको मैं एलोस्टेरिक मॉडुलेशन के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। दिस एक ऐसा इनिबिशन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए फीडबैक इनिबिशन। ओके, इसके यूजुअली एग्जाम्पल्स मैं आपको पहले देना चाहता हूँ। आपको पता है एक्सोकाइनेज गिव राइज टू ग्लूकोज, ग्लूकोज गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका एग्जाम्पल्स है। नाउ फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स। जैसे कि एक्सोकाइनेज चेंजेस द सबस्ट्रेट ग्लूकोज टू प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन ग्लाइकोलाइसिस। आपको ग्लाइकोलाइसिस पाथ पता है, उसमें एक्सोकाइनेज कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज सबस्ट्रेट ग्लूकोज विच गिव राइज टू प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज ड्यू टू फीडबैक इनिबिशन। आपको स्टेटमेंट याद रखना है। आपको ये इनिबिशन आपको ग्लाइकोलाइसिस के चैप्टर में भी पूछा जाएगा कि विच इनिबिशन इज दिस, एक्सोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आपको याद रखना है इट इज ग्लूकोज टू ग्लाइकोलाइसिस। अभी मैंने आपको क्या पढ़ा है? दैट इज फीडबैक इनिबिशन। फीडबैक इनिबिशन हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट वी सी फीडबैक इनिबिशन इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में फर्स्ट एग्जाम्पल हम क्या से पढ़ा? एक्सोकाइनेज टू ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आपको ये ग्लाइकोलाइसिस चैप्टर में भी पूछा जाएगा, विच इनिबिशन इज सीन इन केस ऑफ एक्सोकाइनेज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आपको ये याद रखना है ये कौन सा इनिबिशन है? फीडबैक इनिबिशन और ऑल्सो कॉल्ड एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन और एलोस्टेरिक फीडबैक इनिबिशन। तो ये चीज आपको याद रखना है। आपको ये चीज भी पूछा जाएगा, व्हाट ग्लूकोज एक्ट है? ग्लूकोज इज ए सबस्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्लूकोज इज अ सबस्ट्रेट वेयर एक्सोकाइनेज इज एन विच शोज द फीडबैक इनिबिशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम नोटिंग यू। तो आपको ये लिंक याद रखना है लेसन में। ग्लाइकोलाइसिस और बायोमोलिक्यूल्स आपको लेसन में पूछा जाएगा, विच इनिबिशन इज शोन इन केस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। तो आपको याद रखना। सेकंड और एक पॉइंट है, सेकंड एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, विच इज कौन सा है? एंजाइम फॉस्फो fructokinase is activated usually by ADP, याद है ना आपको, but not by ATP। तो
तो ये जो सेकंड एग्जांपल है एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्टिवेटेड बाय एडीपी बट नॉट बाय एटीपी, दिस इज आल्सो एन रिजल्ट ऑफ फीडबैक इनिबिशन। दिस इज सेकंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये चीज पूछा जाता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यूजुअली कैसे एक्टिवेटेड है, यूजुअली बाय एडीपी बट नॉट बाय एटीपी। तो आपको ये 2.2 एग्जाम्पल आपको मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख के आपको पूछा जा सकता है। आपको अगर आपको ये चैप्टर में यूजुअली नहीं पूछेगा, पर आपको अगर पूछेगा तो ग्लाइकोलाइसिस चैप्टर में पूछ सकते हैं ये 2 एग्जाम्पल्स के बारे में। तो आपको ये चीज याद रखना है। अभी आपको मैं थोड़ा इन शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ व्हाट इज एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन और फीडबैक इनिबिशन। एलोस्टेरिक इफेक्ट मॉड्यूलेशन क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। द एक्टिविटी ऑफ सम एंजाइम, particularly those which form a part of a chain of reaction, that is metabolic pathway, are regulated internally. Some specific low molecular weight substance, such as the product of another enzyme further on the chain, act as the inhibitor, such as a modulator, binds to the specific side of the enzyme from its substrate binding side. The binding increases or decreases the enzyme action. Such enzymes are called allosteric enzyme. अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी में आपको लिंक मिलेगा इस यूट्यूब चैनल में, तो आप उसी साइट में जाइए, आपको ये सब चीज़ का नोट्स मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो यही था आज हमारा टॉपिक। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको अभी और मैं टॉपिक लेके आऊँगा जो नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू गाइज।